हेलो फ्रेंड्स। कुछ लोगों को छाती में जलन होती है, मुंह में खट्टा पानी आता है या खट्टी डकारें आती है। ये गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या गर्ड हो सकता है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंगला है। आज हम गर्ड के बारे में बात करेंगे। गर्ड का मतलब है स्टमक के एसिड का ऊपर फूड पाइप में आना। नॉर्मली हमारे स्टमक में एसिड बनता है जिसका काम होता है खाने को डाइजेस्ट करना। इस एसिड को ऊपर आने से रोकने के लिए हमारी फूड पाइप में लोअर साइड में एक वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर या एलईएस बोलते हैं। यदि ये वाल्व लूज है या बड़ा हाइटस हर्निया है तो स्टमक का एसिड हमारे ऊपर फूड पाइप में आ सकता है। इस कंडीशन को हम जीईआरडी या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। यदि कोई स्मोकिंग करता है या वजन ज़्यादा है, उस कंडीशन में गर्ड के सिम्टम्स ज़्यादा हो सकते हैं। ओबेसिटी या मोटापा होने से स्टमक के ऊपर प्रेशर पड़ता है जिससे कि एसिड ऊपर आता है। गर्ड का सबसे टिपिकल सिम्टम है हार्ट बर्न या छाती में जलन, जो कि सर्टेन फूड आइटम्स जैसे चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स या स्पाइसी फूड या खट्टी चीज़ें जैसे कि ऑरेंज या लेमन, इनको खाने के बाद ज़्यादा होता है। कुछ लोगों को मुंह में खट्टा पानी आता है या खट्टी डकारें आती है। ये गर्ड के टिपिकल सिम्टम्स हैं। और गर्ड के जो एटिपिकल सिम्टम्स हैं जो कुछ लोगों में मिलते हैं, पहला एटिपिकल सिम्टम है चेस्ट पेन। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद छाती में सीवियर पेन होता है। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे ये हार्ट का पेन है। इसके अलावा यदि एसिड हमारे गले तक आता है तो कुछ लोगों को लगता है जैसे कि गले में फंदा लग गया है, जिसे हम ग्लोबल सेंसेशन बोलते हैं। यदि ये एसिड हमारी विंड पाइप को हिट करता है, इससे कुछ लोगों को खांसी आ सकती है, आवाज़ में चेंज हो सकता है या अस्थमा के सिम्टम ज़्यादा हो सकते हैं या रात को सोते हुए अचानक नींद खुल जाती है। इसके अलावा अगर ये एसिड हमारे मुंह में आता है तो दांतों में कैरीज भी लग सकती हैं। गर्ड की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? कुछ लोगों को गर्ड होने से फूड पाइप में अल्सर बन जाते हैं जिससे ब्लीडिंग हो सकती है। और इसके अलावा यदि लगातार एसिड ऊपर आता है तो फूड पाइप का रास्ता तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसे हम पेप्टिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिससे कि मरीज को खाना निगलने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा इसोफेगस का जो एपिथेलियम है वो चेंज हो सकता है, इसको हम बैरेट इसोफेगस बोलते हैं। बैरेट इसोफेगस लॉन्ग टर्म में कैंसर भी कर सकता है। अगला प्रश्न है, गर्ड को डायग्नोस कैसे करते हैं? यदि पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम्स हैं तो किसी भी टेस्ट की जरूरत नहीं है। हम गर्ड को क्लिनिकल सिम्टम के हिसाब से डायग्नोस कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्ड का ट्रीटमेंट क्या है? गर्ड का पहला ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। यदि मरीज स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, इनको बंद करना है, अपना वजन कम करना है और फिजिकल एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा सर्टेन फूड आइटम्स जैसे चाय, कॉफ़ी, कोला ड्रिंक्स, खट्टे फ्रूट, मसाले वाली चीज़ें, ये सब अवॉइड करनी है। रात को खाने के बाद और बेड टाइम में कम से कम 3 घंटे का गैप होना चाहिए। और हमें सोते हुए या तो एक्स्ट्रा पिल्लो का यूज़ करना है या हम बेड के सिर वाले हिस्सों को ऊपर उठा सकते हैं। इसके अलावा मरीज को साउंड स्लीप लेनी है, कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी है। लाइट म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और रूम में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा मरीज को टाइट कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। यदि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से गर्ड सिम्टम कंट्रोल नहीं होते हैं तो उसके बाद हम पेशेंट्स को मेडिसिन शुरू करते हैं जिससे कि एसिड सिक्रीशन को कम करते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब गर्ड के क्या क्या टेस्ट हैं? गर्ड के 3 मेन टेस्ट हैं, एंडोस्कोपी, पीएच स्टडी और मैनोमेट्री। तो गर्ड के पेशेंट्स में हम एंडोस्कोपी कब करते हैं? सभी गर्ड के पेशेंट्स को एंडोस्कोपी की ज़रूरत नहीं है। यदि मरीज को दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या हमें लगता है कि गर्ड की कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर मरीज को उल्टी में खून आ रहा है या खाना निगलने में दिक्कत है, तो हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं। इसके अलावा अगर हम गर्ड के ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी करवाते हैं उस केस में भी हम एंडोस्कोपी करके देखते हैं। गर्ड का दूसरा टेस्ट है 24 आवर पीएच स्टडी। इसमें हम नाक में एक बारीक कैथेटर डालते हैं जिसको हम 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। इस कैथेटर के ऊपर सेंसर लगे होते हैं। जैसे ही एसिड ऊपर आता है, ये एसिड को सेंस कर लेता है और 24 घंटे के बाद हम एक स्कोर निकालते हैं जिसे हम डी मिस्टर स्कोर बोलते हैं। तो 24 आवर पीएच स्टडी की इंडिकेशंस हैं। यदि हम मरीज को सर्जरी एडवाइस करते हैं
तो सर्जरी के पहले हम 24 आवर पीएच स्टडी करते हैं, और यदि मरीज को दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तब भी हम 24 आवर पीएच स्टडी करते हैं। GERD का तीसरा टेस्ट है मैनोमेट्री। इसके अंदर हम नाक से एक पतली बारीक ट्यूब डालते हैं, उसके बाद हम इसोफेगस का प्रेशर नापते हैं और हम लोअर स्फिंक्टर का प्रेशर नापते हैं। अगर किसी पेशेंट को हम सर्जरी एडवाइस करते हैं तो उसके पहले हम मैनोमेट्री टेस्ट करके देखते हैं कि इसोफेगस की फंक्शनिंग कैसी है। अगला प्रश्न है कि GERD के पेशेंट्स में हम एंडोस्कोपिक या सर्जिकल ट्रीटमेंट कब करते हैं। दोस्तों, कुछ मरीज होते हैं जिनको दवाइयों से रिस्पॉन्स आता है, परंतु दवाई छोड़ते ही फिर दिक्कत आ जाती है। इसे हम पीपीआई डिपेंडेंस बोलते हैं। अगर मरीज दवाइयाँ छोड़ना चाहता है, उस केस में हम एंडोस्कोपी या सर्जरी के द्वारा इसोफेगस के वाल्व को टाइट करते हैं। इसके अलावा अगर मरीज को दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और टेस्ट के अंदर GERD आ रहा है, तो भी हम इसोफेगस के लोअर एंड को टाइट करने के लिए सर्जरी या एंडोस्कोपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्जरी के दौरान हम स्टमक को इसोफेगस के चारों तरफ रैप कर देते हैं, इसे हम फंडोप्लाइकेशन बोलते हैं। एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट के द्वारा भी हम फूड पाइप के लोअर एंड को टाइट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, GERD एक लाइफस्टाइल इलनेस है। यदि हम लाइफस्टाइल चेंज करें तो काफ़ी हद तक GERD के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि लाइफस्टाइल से सक्सेस नहीं मिलती है तो हम दवाइयों का या एंडोस्कोपी का या सर्जरी का इस्तेमाल करके GERD सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसोफेजियल डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं और अक्लेजिया कार्डिया क्या है और इसोफेगस कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं। थैंक यू।